मीडियम जो हैं यहाँ पर जो थ्री मीडिया है जो तीन मीडियम लिए हैं, एयर, फिर वाटर और फिर जो है ग्लास, ये ले रखा है, तीन मीडिया ले रखा है। मतलब आप ये देखिएगा कि रे ऑफ लाइट इस तरह से आएगी, रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, फैन बंद तो नहीं करवाना, कर दो कर देना, कोई बंद कर देना, तब ठीक नहीं है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, गुड इवनिंग। रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, तो यहाँ पर आप ये डायग्राम देख लीजिए कि ये ऐसे लिया, इधर तो वाटर है और इधर ग्लास है। ऊपर मीडियम वन को बोल दिया एयर, इधर मीडियम टू इज वाटर, और फिर मीडियम थ्री इज ग्लास इज मीडियम 3। अब यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉप करा और यहाँ पर हमने इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो ये अब एयर के कंपैरिजन में वाटर थोड़ा सा डेंसर है, तो क्या होता है कि हम रेयरर से डेंसर में एंटर कर रहे हैं, रेयरर से डेंसर में कर रहे हैं, तो कायदे से जो ये रे ऑफ लाइट है, ये अगर कोई चेंज ऑफ मीडिया ना होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती सीधी, ठीक है। लेकिन अब रेयरर से डेंसर में आ गए तो ये मुड़ जाएगी नॉर्मल की तरफ झुक गई थोड़ा सा। यहाँ पर आपने फिर एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब वाटर से जा रही है ग्लास में, तो वाटर है लिक्विड से जा रही है सॉलिड में, तो सॉलिड तो और ज़्यादा डेंसर है, तो जब और ज़्यादा डेंसर है तो कायदे से तो ये सीधी जाती, लेकिन ये क्या होगा, ये थोड़ी सी और टिल्ट कर देगी, और इतना टिल्ट करने के बाद में फाइनली जब ये बाहर निकलेगी यहाँ से, तो ये जो इनिशियली इंसिडेंट रे थी उसके पैरेलल हो जाएगी ऐसे। तो ये जो रेज ऑफ लाइट है इनको हमने इस तरीके से ले लिया, ए बी सी डी और ई, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोल दीजिए R1, ठीक है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये जो लाइंस हैं, ये वाली जो दोनों लाइंस हैं ये भी पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल है तो इन पर परपेंडिकुलर जो ड्रॉप होंगे, यानी कि जो नॉर्मल्स होंगी वो भी पैरेलल होंगी। तो ये एंगल R1 है, तो ये वाला एंगल भी R1 होगा, ये वाला भी R1 होगा। उसके बाद हमने ये कहा कि अब जब रिफ्रैक्शन हो रहा है इसमें थर्ड मीडियम में, तो इसमें जो रिफ्रैक्शन वाला एंगल बन रहा है उसको बोल दीजिए R2। ये R2 है तो ये वाला भी R2 होगा, और ये जो फाइनल रे आ रही है, ये फाइनल रे इनिशियल रे के पैरेलल है। तो हम जानते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो दोनों इक्वल होते हैं। तो फाइनली जो एंगल आया ये आपका I ही होगा, ठीक है। तो I R1 फिर R1 फिर इधर R2, तो ये वाला भी R2। तो इस तरीके से ये हमने देखा कि कॉम्बिनेशन है तीन अलग अलग मीडियम्स का, किसका, एयर का, वाटर का और ग्लास का। उसके बाद बेहद आसान है, फॉर द रे गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, जब कोई रे मीडियम 1 से, यहाँ से मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, तो हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे, 1μ2। 1μ2 का मतलब लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन I अपॉन साइन R1, साइन I अपॉन साइन R1, ये हो गया। इसी तरीके से अब लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई, अब लाइट रे मीडियम 2 से मीडियम 3 में जाएगी, तो जब मीडियम 2 से मीडियम 3 में जा रही है तो इंसिडेंट एंगल कौन सा हो गया, R1, और रिफ्रैक्शन वाला एंगल हो गया R2। मीडियम 2 से मीडियम 3 में जब जा रही है तो उसको बोलेंगे 2 से 3 में जा रही है तो 2μ3 इज इक्वल टू साइन R1 अपॉन साइन R2।
साइन R1 अपॉन साइन R2। इसके बाद जब रे ऑफ लाइट मीडियम 3 से वापस एयर में जा रही है, यानी कि वापस मीडियम 1 में जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे 3μ1। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है R2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है I। तो साइन R2 अपॉन साइन I। यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है? ठीक है जी। अब आप क्या करिए 1, 2 और 3, ये 3 इक्वेशंस हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई दीज इक्वेशंस। मल्टीप्लाई दीज इक्वेशंस। तो 1μ2, 2μ3 और 3μ1। तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाई बाई साइन R1 अपॉन साइन R2 और मल्टीप्लाई बाई तीसरा क्या है साइन R2 अपॉन साइन I। तो सबके LHS मल्टीप्लाई हो गए और सबके RHS मल्टीप्लाई हो गए। दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को? बताइए। लक्ष्य, कनेश, कवंतिका, ठीक है। साइन R2 से साइन R2 कट गया, साइन R1 से साइन R1 कट गया, साइन I से साइन I कट गया, तो राइट हैंड साइड टोटल हो गई 1 इज इक्वल टू 1। ये तो प्रूव हो गया। यही चीज प्रूव करनी थी कि जब लाइट रे 3 मीडियम्स में इस तरीके से ट्रैवल करेगी तो फिर ये 1 के इक्वल आ जाएगा इनका सबका मल्टीप्लिकेशन। पहली चीज़ तो ये। उसके बाद दूसरा देखेंगे, एक चीज़ और इसमें देखेंगे, जैसे ये 2μ3 है, ठीक है। इस 2μ3 को अगर हम रोक लें एक जगह, लेफ्ट हैंड साइड में रोक लें, हम ये कहेंगे कि एयर से लाइट रे आई, फिर वाटर में गई, फिर ग्लास में गई, फिर वापस एयर में चली गई, ठीक है। तो एयर को मैंने मीडियम 1 माना है, तो मीडियम 1 वाला मैंने इधर भी और इधर भी, इन दोनों को मैं उस तरफ ले गया राइट हैंड साइड में। मैंने कहा 1μ2 मल्टीप्लाइड बाई 2μ3 मल्टीप्लाइड बाई 3μ1 इज इक्वल टू 1। 2μ3 को इधर छोड़ दिया, बाकी इन दोनों को उधर ले गए, तो 2μ3 को इधर छोड़ दिया, तो 1 अपॉन 1μ2 मल्टीप्लाइड बाई 3μ1। अब क्या है कि जब ये 2μ3 है इज इक्वल टू 1μ2 को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, ये जो 3μ1 है अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो ये ऊपर जाकर 1μ3 बन जाएगा। 1μ3 प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ राइट, कि अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ 3μ1 लिखी है और मैं उसको ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ, तो वो ऊपर लिख दो उसको, लेकिन ये जो मीडियम सही बदल दो, 1μ3 कर दो, 1μ3 अपॉन 1μ2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हमारे पास 2μ3 ऐसे लिखा हुआ आ जाए कि एक मीडियम है और दूसरा मीडियम है, तो 2 यहाँ पर क्या है वाटर और 3 क्या है ग्लास, तो WμG ये हो गया, और ये क्या है A1 क्या है एयर, AμG अपॉन AμW ये हो गया। तो अगर मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए, हमको ये बोला जाए किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी ये बोला जाए कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बता दो, जो बाद में लिखा रहता है वही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बता दिया जाए, तो उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये क्योंकि इसको क्या बोला जाता है ना विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ कि हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो वो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही दे रखा है, मतलब ये मानकर दे रखा है कि लाइट रे एयर से आई है और ग्लास में एंटर कर गई है, समझ गए? ठीक है, तो ये मानकर वो चीज़ दे रखी है। तो इसलिए AμG अपॉन AμW, इसका मतलब क्या है? AμG का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सीधा बस ये बोलें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर आगे कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना मैं विद रिस्पेक्ट टू, तो समझने वाली चीज़ है कि वो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये समझने वाली चीज़ है कि विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये हो जाएगा। अगर WμG है तो, अगर GμW होगा तो μW ऊपर आ जाएगा और μG नीचे आ जाएगा, समझ गए? ठीक है,
चलिए जी, इसके बाद आगे चलता हूँ मैं। ये पेज नंबर 26 पर था। फिर आप आइए पेज नंबर 27 पर, रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ्स। रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ्स, ये रियल और अपीयरेंट डेप्थ कौन सी है? ये आपने देखा होगा ना, फिल्मों में देखा होगा, समंदर है और ये लगता है कि समंदर में डूब जाएगा कोई भी तो मर जाएगा। समंदर में कोई डूबता नहीं है, ठीक है। समंदर का पानी जो है वो इतना डेंस होता है, उसके अंदर नमक भी है, उसके अंदर सैंड भी है, तो उसके पानी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो कभी भी किसी को डूबने नहीं देती। अगर किसी को तैरना नहीं भी आता तो वो उछलता रहेगा उस पानी में, लेकिन डूबेगा नहीं, ठीक है। इसी तरीके से रिवर में डूबने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं और सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्विमिंग पूल में डूबने के, क्योंकि लगता है कि इसमें क्या होगा, लेकिन डूब के मरने के चांसेस उसी में होते हैं, स्विमिंग पूल में। तो अब वो चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, रियल और अपीयरेंट डेप्थ्स दो चीज़ें होती हैं, और उसमें आदमी डूबता क्यों है? उसमें डूबता इस वजह से है, वैसे तुम्हें मास्क लगाना चाहिए था, है नहीं है, ठीक है। तो जो रियल और अपीयरेंट डेप्थ्स का जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर हम स्विमिंग पूल को देखते हैं तो स्विमिंग पूल देखने में ऐसा लगता है कि जैसे उसकी डेप्थ उतनी ज़्यादा नहीं है। ये तो ज़रा सही है, कर जाऊँगा इसमें मैं। और वो पता चला कि पैर जब टिकाने का नंबर आया तो वो फ्लोर मिल ही नहीं रहा है और बस फिर बचाओ बचाओ चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है स्विमिंग पूल में। और स्विमिंग पूल में ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ का वाटर जो है वो काफ़ी क्लीन होता है, उसमें उतने आयंस उतने सैंड, गंदा पानी नहीं होता ना, साफ़ होता है वो पानी, इस वजह से। तो अब ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं कि रियल डेप्थ अलग होती है, अपीयरेंट डेप्थ अलग होती है। अपीयरेंट डेप्थ मतलब जो डेप्थ मुझे अपीयर कर रही है, मुझे दिखाई देगा कि ये तो 5 फुट गहरा है, मेरी हाइट तो 6 फुट है, मैं तो डूबूंगा नहीं, बच जाऊंगा, है ना। असल में वो 10 फुट गहरा है, पता चला जी कहीं के भी नहीं रहे आप तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें कि ये कैसे निकाला जाता है। डायग्राम इसका समझ लेना आसान है, जैसे हमने रे डायग्राम्स करे थे ना मिरर में, उसी तरीके से समझेंगे कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो हमने रिफ्लेक्शन वाला देखा था, हमने मिरर्स के रे डायग्राम देखे थे। तो इंसिडेंट रे में ले लेता था, हम दो तरीके की इंसिडेंट रे लेते थे। किसी भी ऑब्जेक्ट में से इंसिडेंट रेज कितनी निकलेंगी? इनफाइनाइट। हम स्टडी करने के लिए दो इंसिडेंट रेज लेते थे, एक में लेता था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक में ले लेता था कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई, कभी फोकस से गुजरती हुई, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हम ले लेते थे। तो दो रेज लेते थे, यहाँ पर भी दो रेज ले रहे हैं। तो यही काम रिफ्रैक्शन में भी होगा। जैसे रिफ्लेक्शन में था ना कि रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ इंटरसेक्ट करती थी वहीं पर इमेज बन जाती थी, वही काम यहाँ पर होगा कि रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर आपकी इमेज बन जाएगी। तो जरा देखो, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, अरे आप लोग भी लंबी छुट्टी है कि नहीं? नहीं है छुट्टी, उसकी नहीं है, और तुम्हारी, अच्छा तुम्हारी तो है छुट्टी। हाँ वो तो वो बताएगा उसकी छुट्टी नहीं। कब आओगे एग्जाम देकर? 2:30 के बाद इतना लंबा एग्जाम? मेरी ऑनलाइन वो क्लासेस भी चलेंगी 0 पीरियड में, मतलब लास्ट में एग्जाम। इतनी मेहनत क्यों करवा रही है? सीटी है 10 मिनट से। ये धनतेरस वाले दिन ही रखना है हमको। पहला एग्जाम है। सर धनतेरस को भी छुट्टी होती है, छुट्टी होती है धनतेरस। अरे पूरे 5 दिन का ब्रेक होता है दिवाली का। तो 27 को जाना है। फिर आप दिवाली की छुट्टी रखोगे? और नहीं तो क्या, और क्या, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे घर में भी तो मनाई जाती है। अरे शाश्वत को जानते हो? तुम्हारे स्कूल में जो लड़का था शाश्वत को जानते हो? कहाँ है वो आजकल? और हाँ, और नहीं, वैसे कर क्या रहा है? उसकी जॉब लग गई है फिजिक्स वाला में। फिजिक्स वाला है ना वो जो अलख पांडे, तो उनका उसमें वीडियो एडिटर की जॉब लगी है उसकी।
उसने कोर्स किया था ना वो वाला उसका सिनेमेटोग्राफी का, तो अलग फील्ड चूज करा और पैशन होगा। देखिए हमने ये कहा कि यहाँ से यहाँ तक पूरा इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ओ, ऑब्जेक्ट क्या है? कॉइन, कॉइन डाल दिया हमने उसके अंदर, तो वो कॉइन हमको थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ दिखाई देगा, हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन हाथ कुछ नहीं आएगा। ठीक, क्या होता है, कैसे बनता है? मैंने ये कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें से कितनी रेज ऑफ लाइट निकलती है? बहुत सारी, हम तो 2 लेकर चल रहे हैं। एक रे ऑफ लाइट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने ये सीधी ले ली। मैंने ये कहा कि एक नॉर्मली भी तो रे ऑफ लाइट पड़ेगी, और जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली पड़ती है तो वो सीधी की सीधी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, वो कहीं उसमें बेंडिंग वगैरह होती ही नहीं। तो एक रे ऑफ लाइट तो हमने ऐसी ले ली। दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने कहा भाई अब तो कोई और ले लो, कोई भी, तो हमने एक टेढ़ी रे ऑफ लाइट ले ली ऐसे। अच्छा, ये करने के बाद में जब ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगी तो भाई यहाँ पर मेरे को एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल बना लिया, तो वाटर है और वाटर से एयर में जा रहे हैं। अगर कायदे से देखा जाता तो ये है तो ऐसे सीधा जाता, ऐसे सीधी जाती रे ऑफ लाइट। ठीक है, लेकिन इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यानी कि दूर की तरफ भागेगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बनाई थी, ये डॉटेड लाइन हटा रहे हैं। ठीक है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी। तो भाई 2 रिफ्रैक्टेड रेज हैं। रिफ्रैक्टेड रेज कौन सी होती है? इस मीडियम के अंदर तो इंसिडेंट रेज हैं, इस मीडियम यानी कि वाटर के अंदर तो इंसिडेंट रेज है। वाटर से निकल के जो एयर में जा रही हैं वो है ना रेज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और रिफ्रैक्शन वाली रे ये इस रास्ते जा रही है, ये इस रास्ते जा रही है, इनका मिलने का तो इरादा ही नहीं है कहीं पर, ये तो इंटरसेक्ट होंगी ही नहीं। लेकिन हमको तो करवानी है इंटरसेक्ट, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया ऐसे। जब पीछे एक्सटेंड करा तो ये पीछे एक्सटेंड करना तो वर्चुअल इमेज को बढ़ावा देता है ना। वर्चुअल इमेज बनती है हमेशा जब भी हम इस तरीके से नकली तरीके से एक्सटेंड करते हैं किसी रे को। तो हमने यहाँ एक्सटेंड कर दिया तो बेटा यहाँ बन जाएगी इमेज, इसलिए उसको बोल दिया आई। समझ गए? ये जो रे ने ओ ने स्ट्राइक करा था, इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया ए। बताइए जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो 2 रेज ऑफ लाइट यहाँ पर स्ट्राइक मिल गई, तो यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, ये जो इमेज बन रही है आई, ये क्लियर है? बता दो भाई, कनिष्क, अवंतिका, लक्ष्य है? यस सर। ठीक है, हाँ लक्ष्य क्लियर है? देखिएगा अब क्या होगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है, एक रे ऑफ लाइट ये आ गई। इस पॉइंट को भी कुछ बोल दिया, इस पॉइंट को बोल देते हैं बी। सर ये करेंगे जो है यहाँ पर जो कॉइन पड़ा हुआ है ना, अब वो कॉइन यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बन गई ना उसकी। एक्चुअल में वो कॉइन नहीं दिखता, वो उसकी इमेज दिखती है। जैसे हम बात करते हैं स्विमिंग पूल की गहराई की, तो स्विमिंग पूल का जो फ्लोर होता है वो फ्लोर नहीं दिखता हमको, उस फ्लोर की थोड़ी सी उठी हुई ऊपर को इमेज दिखाई देती है, ऐसा होता है। ठीक, तो अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर जो आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है? मैंने ये कहा कि इस वाली इंसिडेंट रे को तो ले नहीं सकता, इस वाली इंसिडेंट रे को ले लो। तो ये जो इंसिडेंट रे है ये इस नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है? आई। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये जब ये आई है तो ये भी आई ही होगा। ठीक है, कुल मिलाकर हमें ये देखना था कि यहाँ पर ये आई बन रहा था, ये इंसिडेंट रे है तो ये नॉर्मल के साथ बना रही है एंगल आई, ये आई है तो ये भी आई। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा एंगल, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है? आर। तो ये आर है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ गए? ठीक है भाई, तो वो आर तो ये भी आर। इसके बाद आप ये देखिएगा कि ये जो ए से आई तक का जो है ना, ये जो डेप्थ है, दिस इज कॉल्ड अपीयरेंट डेप्थ। अपीयरेंट मतलब जो अपीयर करती है, जो हमें दिखती है, तो ये तो अपीयरेंट डेप्थ हो गई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी इस कंटेनर की गहराई है, दैट इज कॉल्ड रियल डेप्थ। ये रियल डेप्थ। ठीक, अपीयरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ तो ये हुआ। इसके बाद फटाफट से मैं आपको पढ़कर ये समझा रहा हूँ कि क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है।
इसको आप एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। डायग्राम जरूर, डायग्राम ये मत सोचना कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, डायग्राम नहीं बनाया नंबर मिल जाएंगे, डायग्राम जरूर याद करना। So it is on account of refraction of light that the apparent depth of an object placed in denser medium is less than the real depth। तो दिखाई दे रहा है कि जो apparent depth है वो हमेशा real depth से थोड़ा सा कम ही होगा। Figure shows a point object O placed at the bottom of a beaker filled with water। Point object O कोई छोटा सा object है, coin है, कुछ भी है। The rays OA and OB starting from O are refracted along AD and BC respectively। जो O से रे जा रही है वो एक तो AD की तरफ जा रही है रिफ्रैक्ट होकर और एक BC की तरफ जा रही है, ठीक। उसके बाद हम ये कहेंगे these rays appear to diverge from point I। ये मिलती हुई तो कहीं दिखाई दे नहीं रही हैं but they appear to diverge from point I। पीछे एक्सटेंड करा तो ऐसा लगा कि I से डाइवर्ज होकर जा रही है। So I is the virtual image of O। Clearly the apparent depth AI is smaller than the real depth AO। That's why a water tank appears shallower और an object placed at the bottom appears to be raised। shallower मतलब less deep, कम गहरा, ठीक है। From Snell's law we have, अब जरा Snell's law से देखिएगा रिफ्रैक्शन अब कहाँ पर हो रहा है, रेज ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, ये वाटर है और ये एयर है, तो डेंसर से रेयर में जा रही है तो W म्यू A वाटर से एयर में जा रही है रेज ऑफ लाइट, ठीक। W म्यू A को क्या बोलेंगे हम, साइन I अपॉन साइन R। साइन I अपॉन साइन R। अब ये जो साइन I है, साइन I को क्या बोल सकते हैं, ये वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये I है, ये 90 डिग्री है, तो साइन I क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड BO। ये क्या हो गया, AB अपॉन BO हो गया, ठीक। अब साइन R की बात करते हैं, साइन R क्या होगा, ये इस छोटे से ट्राइंगल में, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि साइन R कितना हो गया, AB यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन BI, ठीक है। अब ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया AB इंटू BI और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए BO इंटू AB। तो भाई AB से AB कैंसिल आउट हो गया, ठीक। ये क्या आ गया, BI अपॉन PO, BI अपॉन PO, ठीक है। अब इसके बाद अगला पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 28 पर। W म्यू A इज इक्वल टू BI अपॉन BO, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। As the size of the pupil is small, the ray BC will enter the eye only if B is close to A, ठीक है। तो जो रे है ना BI, ये हमारी आँख में एंटर कब करेगी, अच्छा आई यहाँ पर है, इसमें आई जो है ना, आई यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है, मान लीजिए आई है जैसे, ठीक। अब जरा देखिएगा यहाँ पर हमने ये कहा कि ये तभी दिखाई देगा जब ये बहुत ज़्यादा डाइवर्ज हो रहा होगा ना, तो वो हमको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आई यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये बी जो है जब ए के काफ़ी नज़दीक होगा तभी हमको वो कॉइन है, जो भी चीज़ है वो दिखाई देगी। तो हमने ये कहा कि अगर बी ए के काफ़ी नज़दीक हो गया तो बी आई और ए आई अप्रॉक्सीमेटली लगभग इक्वली होंगे। मैं यहाँ पर ये बोल दिया कि बी आई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए आई, बी आई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए आई। सिमिलरली जब बी ए के काफ़ी नज़दीक होगा तो मैं ये कह दूँगा बी ओ इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए ओ, बी ओ ई ओ के लगभग बराबर होगा। तो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू बी आई की जगह डाल दीजिए ए आई और बी ओ की जगह डाल दीजिए ए ओ, ठीक है। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल ए 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए ये कर दिया तो ये हो गया ए ओ अपॉन ए आई, और ये क्या हो गया 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू ए ओ क्या है रियल डेप्थ और ए आई क्या है अपीयरेंट डेप्थ, ए आई है अपीयरेंट डेप्थ और ए म्यू डब्ल्यू क्या है, हम इसको बोलेंगे सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसी वजह से यहाँ हम देखेंगे फॉर्मूले में लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ। ठीक है, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसको सीधा सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोला जाएगा। क्लियर है भाई? हाँ, चलिए जी। इसके बाद देखिएगा कि एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम इज ग्रेटर देन यूनिटी, सो द अपीयरेंट डेप्थ इज लेस देन द रियल डेप्थ। तो ये कह रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी का भी, वो हमेशा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी का भी, वो 1 से ज़्यादा होता है। अच्छा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है, तो वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.3, तो रियल डेप्थ कितनी आ जाएगी, अपीयरेंट डेप्थ इंटू 1.3, अपीयरेंट डेप्थ इंटू 1.3। तो आप ये देखिएगा कि अपीयरेंट डेप्थ में अगर मैं 1 से बड़ी कोई टर्म मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो तो अपीयरेंट डेप्थ की वैल्यू को बढ़ा देगा ना, है कि नहीं, तो उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा, तो रियल डेप्थ जो है वो अपीयरेंट डेप्थ से ज़्यादा आएगा हमेशा। समझ गए? वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि क्योंकि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से तो ज़्यादा ही होगा, और 1 से बड़ी वैल्यू को आप किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जांपल 7 है, 7 में आप 1.5 मल्टीप्लाई करो, 7 में अगर 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10.5, तो 7 से बड़ी वैल्यू आ गई ना, और 7 क्या था, अपीयरेंट डेप्थ, तो अगर उसमें मैं 1.3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9.1, तो वो भी 7 से बड़ी वैल्यू आ गई। तो रियल डेप्थ जो है वो हमेशा अपीयरेंट डेप्थ से ज़्यादा ही ज़्यादा आएगी। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद ज़रा देखिएगा, उसके बाद एक टर्म और है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट क्या है, इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं है। आप ये देखिए, ये तो रियल डेप्थ हो गई, और ये सॉरी ये तो अपीयरेंट डेप्थ हो गई, ये रियल डेप्थ हो गई, तो कितना शिफ्ट हुआ, ये जो है मतलब जो कॉइन यहाँ पर पड़ा हुआ था वो कितना शिफ्टेड दिखाई दे रहा है ऊपर, तो ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट डी। अब ये डी कैसे निकाला जाएगा, रियल डेप्थ में से अपीयरेंट डेप्थ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बस। तो द हाइट थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड इन अ डेंसर मीडियम इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपीयरेंट डेप्थ। तो एक चीज़ तो ये है कि डी इज इक्वल टू नॉर्मल शिफ्ट, डी इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपीयरेंट डेप्थ, और रियल डेप्थ कितनी है, ए ओ, अपीयरेंट डेप्थ कितनी है, ए आई, डी इज इक्वल टू, अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ यानी कि ए ओ, और अपीयरेंट डेप्थ यानी कि ए आई। तो ए आई को ए ओ के टर्म्स में अगर लिखना चाहूँ तो ए आई क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन म्यू, ए ओ अपॉन म्यू, ये ए ओ हो गया, और ए आई की जगह मैंने लिख दिया ए ओ अपॉन म्यू, तो ए ओ कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, और ए ओ क्या है, ए ओ है टी, 1 माइनस म्यू। टी का मतलब क्या है, थिकनेस ऑफ द मीडियम, इसको पूरी जो रियल डेप्थ है उसको टी भी बोल देते हैं। तो डी इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद जो है अपीयरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, ये टॉपिक वही है जो 10th में करा था। सन जो है वो 2 मिनट पहले दिखना शुरू हो जाता है सनराइज से, और सनसेट के 2 मिनट बाद तक दिखता है। ठीक है, वही बताता हूँ, बस 1 मिनट रुको।
चलिए जी, अब जरा ये सनराइज और सनसेट वाला देखते हैं। इस तरफ तो हमने मान लिया कि अर्थ है। अर्थ की सरफेस पर यहाँ पर कहीं ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, मतलब ऊपर खड़ा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जो टच करती हुई टेंजेंशियली गुजरे वो हमने बना ली। इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलेंगे हॉराइजन। अब एक्चुअली सन यहाँ पर है, इसको बोल दिया एस। एस मतलब सन यहाँ पर है, एस फॉर सन। ये है इसकी एक्चुअल पोजीशन, ये है इसकी एक्चुअल पोजीशन। और अब यहाँ पर है सन, इसको बोल दीजिए एस डैश। एस डैश जो है ये हो गई इसकी अपीयरेंट पोजीशन। अपीयरेंट पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन, अपीयरेंट पोजीशन। उसके बाद अलग अलग लेयर्स बना रखी हैं यहाँ पर, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। तो ये अलग अलग लेयर्स जो हैं ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। अब क्या है कि यहाँ से ये जो हॉराइजन है, हॉराइजन से अगर मुझे सन की रेज पहुँचनी है, अगर ऑब्जर्वर तक पहुँचनी है, तो वो यहाँ से सीधा तो नहीं पहुँच पाएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये जो हॉराइजन है, हॉराइजन से ऊपर का ही कोई भी ऑब्जर्वर देख पाता है, उसको उसके नीचे का नहीं दिखाई देता, ठीक है। उसको ये नहीं दिखाई देता कि अर्थ कहाँ पर मुड़ रही है और कहाँ पर आगे घूमने वाली है अर्थ, उसको ये चीज़ नहीं दिखाई देती, उसकी लाइन ऑफ साइट हमेशा सीधी होती है। तो हॉराइजन ये है जहाँ पर उसको बस स्ट्रेट लाइन का दिखता है, तो उसके नीचे का उसको ऑब्जर्वर को दिखता नहीं। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट को आना है ना ऑब्जर्वर तक, तो वो ऐसे घूम कर आएगी, और रे ऑफ लाइट इस तरह से घूम कर नहीं जाती, रे ऑफ लाइट भी कहीं ना कहीं स्ट्रेट ही जाती है। फिर हमने ये कहा कि यहाँ से रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है, तो ऑब्जर्वर की जो आई है, ऑब्जर्वर की आई भी सीधा सीधा देखती है। तो उसने कहा कि जैसे कहीं पर भी कोई चीज़ है, मान लीजिए अगर मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मुझे ये दिखाई देता है कि ये 7वां फ्लोर है और 6ठे फ्लोर पर किसी ने कोई कैंडल जला रखी है या कोई बल्ब जला रखा है, और बाकी चारों तरफ सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है और कुछ नहीं है, ठीक। तो आप ये देखिएगा कि उस केस में क्या होगा कि उस कैंडल की रोशनी मुझे नज़र तो आएगी, मुझे थोड़ा बहुत उजाला तो नज़र तो आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं दिखाई देगा, मुझे वो रोशनी का सोर्स दिखाई नहीं देगा, मुझे वो कैंडल दिखाई नहीं देगी। तो वो चीज़ यहाँ पर क्या है कि हॉराइजन होता कहाँ है, हॉराइजन होता है जनरली समंदर के किनारे। ये समंदर के किनारे एक इंसान खड़ा हुआ है और देखता जा रहा है जहाँ जहाँ तक नज़र जाती है।
तो उसको ऐसा लगेगा कि जहाँ तक उसकी नज़र जा रही है कि आगे जो आसमान है वो वहाँ पर ज़मीन से या समंदर की सरफेस से मिल रहा है, उसको ऐसा दिखाई देगा। तो वो जो पॉइंट है ना, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड हॉराइजन, वो हॉराइजन वाला पॉइंट कहलाएगा। अब उसके नीचे का वो देख नहीं सकता, ठीक है, उसको आसमान उस पॉइंट पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई कहेगा उसके नीचे का, तो भाई आंखों में ये काबिलियत नहीं है कि वो नीचे का मुड़कर देख लें, ठीक है। रे ऑफ लाइन ऑफ साइट हमारी सीधी होती है, मुड़ती नहीं है। अब क्या हुआ कि इसी तरीके से सनराइज यहाँ पर हो गया, अब उसकी रेज ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पर आ रही है मुड़कर। तो इसने क्या करा कि भाई इसकी रेज ऑफ लाइट जो आई है, अभी आई का एक इल्यूजन समझ लीजिए कि उसकी जो रेज ऑफ लाइट है, लाइन ऑफ साइट जो है वो सीधी जाती है, तो सीधा ट्राई करने की कोशिश करिए, तो सीधा करते 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 ऐसे पहुंच गया, ठीक है, ऐसे पहुंच गया और यहाँ पर वो सन को देख पा रहा है, यहाँ पर वो सन को देख पा रहा है, जबकि सन यहाँ पर है नहीं। तो सन यहाँ पर नहीं है, तो सन यहाँ पर दिखाई कैसे दे रहा है, हॉराइजन है। हॉराइजन मतलब क्या, पानी का सरफेस, पानी का सरफेस मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होगा तो इसकी इमेज यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। तो इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, आप खुद ही देख लीजिए कि कोई भी चीज़ है, अगर हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, तो उसकी इमेज बन रही है यहाँ पर, और वो इमेज जो है वो एक वर्चुअल इमेज है, नकली इमेज है। और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे सन जब ऊपर आने लगता है तो वो इसी इमेज को ओवरलैप कर जाता है, ठीक, ये चीज़ होती है। तो 2 मिनट का उसमें टाइम लगता है, 2 मिनट पहले। अच्छा ये होगा कब, ये होगा तभी जब ये थोड़ा नज़दीक है, यहाँ पर थोड़ा नज़दीक है तो। और ये जो रिफ्रैक्शन भी होता है ना, तो हम ये कहेंगे रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, रिफ्रैक्शन इस वजह से हो रहा है क्योंकि चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, वाटर, इधर पूरा का पूरा वाटर है, तो वाटर वाली जो सरफेस है, वाटर वाली सरफेस से जो रेज ऑफ लाइट होकर आ रही हैं और फिर वो एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है, तो इस वजह से रिफ्लेक्शन। ये मतलब मन में ये आता है ना कि एयर से एयर में ही कैसे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि सन तो मान लिया कि एयर में ही है, ठीक है, लेकिन उसकी रेज ऑफ लाइट, ये जो फिनोमिना है, ये पर्टिकुलरली ये वाला फिनोमिना ये हॉराइजन पर देखने को मिलता है, ठीक है, हॉराइजन पर ये देखने के लिए मिलता है। हम जैसे यहाँ पर अपने घरों में हैं, तो हमें यहाँ पर कोई समुद्र का किनारा तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमको सूरज जो सुबह दिखाई दे जाता है वो शुरुआत में जो दिखता है धुंधला दिखता है, और फिर थोड़ी देर बाद 2 या 3 मिनट बाद फिर वो डार्क होना शुरू होता है, यानी कि अब एक्चुअली सन वहाँ पर अपनी इमेज पर ओवरलैप कर गया है। और ये जो एग्जैक्ट प्रोसीजर है, इसको देखने के लिए सुना होगा आपने, समंदर के किनारे बीच पर लोग सनराइज और सनसेट देखने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वो एक व्यू पॉइंट होता है उस टाइम के, वहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर बीच में किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं है, दूर तक आप हॉराइजन देख सकते हैं। तो बीचेस पर बिल्कुल सुबह के टाइम या जब शाम ढलने वाली होती है उसी टाइम भीड़ होती है, क्योंकि वही देखने वाली चीज़ होती है, ठीक है। अब इस चीज़ को देखिएगा, यही यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द सन इज विजिबल बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट। विद ऑल्टीट्यूड द डेंसिटी एंड हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लेयर्स डिक्रीजेस। द लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सन travel from the rarer to denser layers, they bend more and more towards the normal। तो क्या होता है कि the light rays starting from the sun travel from rarer to denser layers। rarer से denser layers का मतलब क्या है कि जहाँ से सन की जो रेज है वो शुरुआत होती है ना, वहाँ पर जो मीडियम है वो बिल्कुल रेयर है, खुला खुला मीडियम है, वहाँ पर कोई किसी भी तरीके के कोई डस्ट पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से जब वो धीरे 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 रिफ्रैक्ट होकर आती है ना, सन तक जब वो आती हैं रेज, सॉरी अर्थ तक जब वो आती हैं, तो उसको बहुत सारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स को क्रॉस करके जाना पड़ता है। और वो एटमॉस्फेयर की लेयर्स में कहीं पर क्लाउड है, कहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड है, कहीं पर ऑक्सीजन है, कहीं पर रॉकी मटीरियल्स हैं, कहीं पर सैंड पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग लेयर पर अलग अलग डेंसिटी मिलेगी। तो रेयरर से डेंसर पर आती है, तो रेयरर से डेंसर पर आती है, तो इसी वजह से थोड़ी सी ऐसे मुड़ती हुई और नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है। भाई रेयरर से जब डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, तो ये नॉर्मल ही तो है, परपेंडिकुलर लाइन ही तो है, समझ गए। आगे देखिएगा, however an observer sees an object in the direction of the rays reaching his eyes। वो ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट को तब देखता है जब उसकी आंखों तक वो लाइट जो है वो आ रही हो। अगला पॉइंट है आपके पास, द सो टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ द सन विच इज एक्चुअली इन अ पोजीशन एस बिलो द हॉराइजन अपीयर्स इन अ पोजीशन एस डैश अबव द हॉराइजन। तो वो हॉराइजन के ऊपर आपको दिखाई देता है। द अपीयरेंस शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द सन इज बाई अबाउट 0.5 डिग्री। Thus the sun appears to rise early by about 2 minutes, and for the same reason
इट अपीयर्स टू सेट लेट बाई अबाउट 2 मिनट्स, दिस इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द डे बाई अबाउट 4 मिनट्स। आपको इतना लिखना है कि वो जो शिफ्ट होती है वो 0.5 डिग्री की होती है। मतलब यहाँ से अगर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो ये 0.5 डिग्री का होगा, और यहाँ से यहाँ वाला ये भी 0.5 डिग्री का होगा। इसका एक्चुअल में प्रूफ भी है ICSE में, यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर आपको बस ये लिख देना है कि एक अपीयरेंट शिफ्ट होती है 0.5 डिग्री की, उसकी वजह से 2 मिनट टाइम बढ़ जाता है। बस ये बता देना है, ठीक है, उसको प्रूव करके नहीं दिखाना है। तो अल्टीमेटली लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है ना, ये है, इस लाइन पर क्वेश्चन बनता है कि दिस इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द डे बाई अबाउट 4 मिनट्स, एक्सप्लेन हाउ द सनराइज इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द डे बाई 4 मिनट्स। ये आपको एक्सप्लेन करना है, तो उसमें ये कहानी लिख देना, ठीक है। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बस डायग्राम बना दें और कर लीजिएगा, ठीक है भाई। बताइए यहाँ तक क्लियर है? चलिए इसके बाद जो है, अब मैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखूंगा। पेज नंबर 30 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 एंगस्ट्रॉम इन एयर एंटर्स अ मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये याद रखना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, पानी का होता है 1.3। कई बार पेपर में दिया नहीं होता, तो याद रख लेना इस चीज़ को। टीचर भी एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आपको ये चीज़ पता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 एंगस्ट्रॉम इन एयर, तो 600 करो, सॉरी 6000। तो वेवलेंथ क्या होती है? लैम्बडा। एंटर्स अ मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और एयर में उसका जो एयर में जो उसकी वेवलेंथ है वो बता रखी है मेरे को 6000 एंगस्ट्रॉम। तो एयर में है, तो एयर में उसकी स्पीड ऑफ लाइट भी तो होगी कुछ, उस लाइट की वेवलेंथ इतनी बता दी, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट भी तो होगी। तो एयर में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो वेवलेंथ है, जरा इसको भी SI यूनिट में कन्वर्ट करिए। 6000 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ये 3 गायब कर दो तो क्या हो जाएगा? 6 × 10⁻⁻7 मीटर। ये हो गया। अच्छा, हमने ये कहा था रिफ्रैक्शन का मेन कॉज क्या है? रिफ्रैक्शन का मेन कॉज ये है कि जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। कहीं वेवलेंथ का जिक्र तो नहीं करा ना। वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ पर फर्क नहीं पड़ता, वेवलेंथ आपकी उतनी की उतनी रहती है। क्वेश्चन में व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वो पूछ रहे हैं कि आपको उस मीडियम में जो वेवलेंथ है और जो वेवलेंथ और क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों बतानी है उस मीडियम में। तो पहले एयर की बात करते हैं। एयर की बात करते हैं। एयर में वेवलेंथ इतना है, स्पीड ऑफ लाइट इतना है। तो आप इसमें ये देखिएगा कि एक बचपन में एक फॉर्मूला करा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद है? अब यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या है? c, स्पीड ऑफ लाइट। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में आता है? मीटर में। वेवलेंथ भी मीटर में आती है, वो है लैम्बडा। और जो ये टाइम है, मैं इसको बोलूँगा c इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन t। c इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू 1/t। 1/t क्या होता है बताओ? तो c इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू। ये हो गया। तो न्यू की वैल्यू क्या आ गई? c अपॉन लैम्बडा। ये समझ गए कि नहीं? ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्बडा। तो न्यू इज इक्वल टू c कितना है? 3 × 10⁸ अपॉन लैम्बडा कितना है? 6 × 10⁻⁻7। ठीक है। और 3/6 कितना हो जाएगा? 0.5। 0.5 इंटू -7 ऊपर आ जाएगा, कितना होगा बोलो? 10⁻15 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक। तो जरा देखिएगा, वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो नोट करके लिखना। अरे लिख लो, इम्पोर्टेंट लिखवा लो। हाँ लिख लीजिए। और ये क्वेश्चन
मैंने इसमें नोट नहीं करा है, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया और आईआईटी में भी आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। खैर देखिए ये जो इसमें क्या है, नोट करके आपको ये लिखना है कि whenever there is a change in medium, whenever there is a change in medium, frequency doesn't change, frequency change नहीं होती। तो एयर से कहाँ पर जा रही है रे ऑफ लाइट? चेंज इन मीडियम। हाँ, चेंज इन मीडियम, मीडियम का ही तो चेंज हो रहा है। जब लाइट रे एयर से आकर ग्लास में जा रही है तो मीडियम चेंज हो गया ना लाइट रे का। तो अब वो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का दे रखा है, अब वैसे हमें पता है कि वो ग्लास होता है, फिर भी आप उसको ग्लास ना बोलकर मीडियम बोलते हो, बस ऐसे मीडियम, एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम, मीडियम ही बोल दिया हमने उसको। तो जो मीडियम है, मीडियम की फ्रीक्वेंसी को न्यू डैश बोल दिया। तो न्यू डैश जो है वो न्यू के ही इक्वल होगा, यानी कि 0.5 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्स, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू, ये हमको दे रखा है 1.5, ये दे रखा है। अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर निकालेंगे व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो एक तो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो इतनी आ गई, ठीक, इसके लिए तो कुछ नहीं करना। तो आप देख लीजिए आंसर में लिखा भी है 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स, हमने 0.5 इंटू 10 की पावर 15 लिख दिया, एक ही बात है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि एक ये बताना है और इसके अलावा बतानी है इसकी वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा डैश, लैम्बडा डैश बताना है। देखिएगा लैम्बडा डैश कैसे निकालेंगे। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एम लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जब हम निकालेंगे तो ये ऐसे होता है कि अच्छा मीडियम है तो मीडियम में, उस मीडियम में लाइट कहाँ से आ रही है? उस मीडियम में लाइट आ रही है एयर से, ठीक है, एयर से उस मीडियम में लाइट रे एंटर कर रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैसे निकलेगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, v in air अपॉन v in that medium। समझ गए? ये वाला लिखवाया था ना मैंने आपको कि अगर 1 म्यू 2 है तो हम उसको क्या लिखते हैं कि वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 2, तो वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। अब ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 1.5। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा सीधा म्यू, म्यू उस मीडियम का म्यू 1.5 दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 8। तो वेलोसिटी इन मीडियम यानी कि v MED लिख दो या v डैश लिख दो, v डैश लिख दो। ये कितना हो जाएगा? 1.5 टू 10, तो v डैश इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर? ये समझ गए? अब ये करने के बाद में ये लैम्बडा डैश कैसे निकालूं? लैम्बडा डैश आ जाएगा हमारे पास। भाई हमने क्या निकाला था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना है? v डैश इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? ये वेवलेंथ और टाइम यानी कि 1 अपॉन टाइम यानी कि न्यू। तो न्यू डैश जो है वो न्यू के ही इक्वल है, यानी कि 0.5 इंटू 10 की पावर 15 के ही इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से लैम्बडा डैश आ रहा है v डैश अपॉन न्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ गया? चलिए, तो v डैश जो है ये है 2 इंटू 10 की पावर 8 और अपॉन न्यू कितना है? 0.5 इंटू 10 की पावर 15। 0.5 इंटू 10 की पावर 15। पॉइंट में यार 4 इंटू 10 की पावर -8 माइनस 15 -7 ना, -7। तो इसको क्या कर सकते हैं? इसमें 3 0 ऐड करो, मतलब मल्टीप्लाई करो, तो इधर 10 की पावर -10। तो इस तरह से इसका आंसर 4000 आंसर होगा, ठीक है। ठीक, बस ये इतना कर लीजिए, बाकी कल का बता दूंगा भाई। मैं वैसे मुश्किल लग रहा है कि कल क्लास हो नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने अलग बाकी के जो बैचेस हैं ना उसमें भी पता करा
कि उनका भी अगर मैं किसी का टाइम चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनमें भी किसी ना किसी बच्चे का कल स्कूल जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूँगा तो फिर लेट नाइट को रखूँगा। अगर आप उस टाइम आ सकते हैं 9 बजे, बता दो, 9 बजे रख लूँगा। तो अगर 9 बजे अटेंड कर सकते हैं तो 9 बजे रख लेंगे, तो जैसा ठीक है। 9 बजे तो सर ऑनलाइन हाँ ऑनलाइन ही वही, क्योंकि आजकल ना वो 7-8 बजे वो पटाखे से फूटने शुरू हो जाते हैं, वो देख लेंगे, ठीक है। आप देख लीजिएगा।